स्वागत है इस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास अनवरत रूप से चल रही है और हम प्राचीन भारत के इतिहास के समापन की ओर अग्रसित भी हैं और लगभग आपका मैं ऐसा कह सकता हूं कि 70 to 80% हो चुका है और जो भी बचा है बहुत जल्द पूर्ण होगा। आज जिस टॉपिक पर बात होगी हमारी वो चोलों का पुनः उत्कर्ष होगा, अर्थात जो रिजरेक्शन होता है चोलों का वो लगभग 9th और 10th सेंचुरी के मिडिल में होता है, मध्य में होता है, अर्थात 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य में चोलों का पुनः उत्कर्ष होता है। प्रारंभिक जीवन की चर्चा मैं इनकी कर चुका हूं जब मैं चेर डायनेस्टी और पांड्य डायनेस्टी और चोल डायनेस्टी वहीं पे पढ़ा दी थी, तो बेसिक जानकारी थी। ऐसा मान के चलिए कि वो प्रारंभिक बिंदु था उनका। तो आज सब कुछ समापन करने के उपरांत चोलों का हम पुनः उत्कर्ष पढ़ेंगे, पुनः उत्थान पढ़ेंगे, रिजरेक्शन पढ़ेंगे। तो मैं एक चीज बता दूं कि चोलों का जो वास्तविक रूप से ये कहा जाए जो उन्नत अवस्था सामने आती है वो 9th सेंचुरी के लगभग आती है, अर्थात 850 ईस्वी में, एडी में। क्या होता है कि चोल पहले ये चोल पल्लव डायनेस्टी के सामंत थे। किसके? कौन सी डायनेस्टी? पल्लव वंश के सामंत थे, अर्थात फेडुलिस्ट थे। ठीक है, मैं पूर्व में उल्लेखित कर चुका हूं कि जब भी कोई राजा, किसी भी वंश का कोई शासक, कोई रूलर जब कमजोर या अयोग्य साबित होने लगता है, सिद्ध होने लगता है, तो फिर सामंत क्या करते हैं, जो फेडुलिस्ट होते हैं वो फिर उठने का प्रयास करते हैं, अर्थात कुल मिलाकर उस राजा अयोग्य शासक की हत्या करके अपने वंश की नींव डालते हैं। ठीक है, तो वही परिस्थिति विजयालय के समय होती है। विजयालय चोल ही थे, चोल वंश के ही व्यक्ति थे विजयालय ने क्या किया कि जो पल्लव वंश के अंतिम शासक थे उनकी हत्या कर दी। भाई ये भी तो सामंत थे। मैं चोलों को कहूं कि सामंत थे, फेडुलिस्ट थे, या विजयालय को कहूं, बात एक ही है। ठीक है, तो विजयालय ने पल्लव डायनेस्टी के अंतिम राजा की हत्या करके चोलों की पुनः नींव डाली। अब आप सोचेंगे कि इनकी नींव तो पहले ही पड़ चुकी थी। ठीक है, हाँ, वो चेर डायनेस्टी वो संगम एज की बात थी जब चोल चेर पांड्य थे। लेकिन अब हम बात करेंगे 9th सेंचुरी के लगभग, अर्थात 9वीं शताब्दी के मध्य, यहां फिर चोलों का पुनः उत्थान होता है। तो चोलों का पुनः उत्थान करने के लिए एक सशक्त शासक, एक पावरफुल किंग की आवश्यकता होगी। विजयालय वही उसी रूप में सामने आते हैं। तो क्या होता है कि पल्लव डायनेस्टी को ध्वस्त करके, पल्लव डायनेस्टी का उन्मूलन करके विजयालय ने चोलों की पुनः स्थापना की। पुनः स्थापना मतलब एक बार हो चुकी थी तो दोबारा उन्होंने स्थापना की विजयालय ने। ठीक है, इस प्रकार स्वतंत्र शासक के रूप में, मैं क्यों बोल रहा हूं स्वतंत्र शासक, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जो सामंत होते हैं ये राजा के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। राजा की समस्त कार्यवाहियों का या कहें समस्त कार्यों का संचालन सामंतों के द्वारा होता था, फेडुलिस्टों के द्वारा होता था। तो एक प्रकार से राजा के गुलाम थे, नौकर थे, ऐसा मान सकते हैं सामंत। ठीक है भाई, अब राजा होता है, उसके अधीनस्थ कर्मचारी उसके नौकर ना हुए। ठीक है, तो सामंत लगभग ऐसी श्रेणी में थे, लेकिन सामंत थोड़ा उच्च स्थान रखते थे। ठीक है, रसद मतलब युद्ध सामग्री एकत्रित करना, सब कुछ ये व्यवस्थित तौर पर करते थे राजा के लिए, राजाज्ञा के आधार पर। तो अभी ये शासक नहीं हुए थे। जो प्रारंभिक चरण थे वो भी सामंत ही थे लगभग। जब संगम टाइम खत्म हुआ तो ये भी पल्लव डायनेस्टी के सामंत बने रहे। चलता रहा लगभग 850 एडी में विजयालय ने पल्लव डायनेस्टी को ध्वस्त कर डाला और स्वतंत्र शासक के रूप में चोल इतिहास का पुनः प्रारंभ होता है। ठीक है, पहले स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन अब ये स्वतंत्र रूप से, इन पर पल्लवों का कोई दबाव नहीं रह गया, क्योंकि अब ये पल्लव के सामंत नहीं रहे। जब सामंत नहीं रहे तो स्वतंत्र हो गए ना। ठीक है, तो इस प्रकार जो चोल हिस्ट्री का प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, वो स्वतंत्र शासक के रूप में होता है।
ठीक है, इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में चोल हिस्ट्री का प्रारंभ होता है, चोल इतिहास का प्रारंभ होता है। बात करता हूं विजयालय की। मित्रों, 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में, सेंचुरी में चोल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। यह फैक्ट याद रखिएगा कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आप टिप्पणी करिए, जब मैं पूर्व में पढ़ाया था, जब चेर वंश और पांड्य वंश के साथ मैंने चोलों को पढ़ाया था, उस समय संस्थापक कौन था, ये कमेंट करके बताइएगा यदि पता चले। अब मैं बोल रहा हूं 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के लगभग मध्य में जो चोल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में सामने आते हैं, फाउंडर जो होते हैं चोल डायनेस्टी के, वो विजयालय होते हैं। ठीक है, ये पल्लवों के सामंत थे, मैंने जैसे कि पूर्व में उल्लेखित किया, ये पल्लवों के फेडुलिस्ट थे, फेडुलिस्ट ऑफ पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, अब देखिएगा, फिर विजयालय ने क्या किया कि राजधानी बनाई तंजावुर, जिसका नाम तंजौर भी कहीं कहीं मिलता है, कभी कहीं कहीं तंजाय भी मिलता है। ठीक है, उपाधि कौन सी ली? नरकेसरी ली। कैसी उपाधि ली? नरकेसरी ली। ठीक है, मंदिर इन्होंने कौन सा बनवाया? निशुंभ सूदनी मंदिर, जिसे दुर्गा माता का मंदिर जाना जाता है, निशुंभ सूदनी टेम्पल एवं चोलेश्वर टेम्पल, चोलेश्वर मंदिर। बस विजयालय जी के बारे में इतना ही अध्ययन करना है। अगले आते हैं आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम आते हैं, ये लगभग 871 से 871 से 907 एडी तक, ईस्वी तक इनका शासन रहता है। मित्रों, इन्होंने पल्लवों से पूर्ण रूप से मुक्त करवा दिया चोलों को। अब जो चोल थे आदित्य प्रथम के टाइम पे पल्लवों से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। पल्लवों का इन्होंने नामो निशान मिटा दिया अपने साम्राज्य से। ठीक है मित्रों, एक चीज और मैंने बताया था, जो राष्ट्रकूट थे वो किसके सामंत थे? राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, फेडुलिस्ट थे। तो चालुक्य कहाँ के? चालुक्य 3 जगह थे, वेंगी, वातापी, कल्याणी। तो इनमें से कौन से स्थान के मूल चालुक्य कहलाते हैं? वातापी के चालुक्य या वादामी के चालुक्य, जो कर्नाटक में बीजापुर के निकट था। तो कल्याणी के या कहें वातापी के चालुक्यों के सामंत थे कौन? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने वातापी के अंतिम राजा करके द्वितीय की हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। किसने? दंती दुर्ग ने। इसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रकूट ने चालुक्यों के का सफाया करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली, उसी प्रकार विजयालय ने पल्लव वंश के सामंत पद से हटकर चोलों का पुनः इतिहास प्रारंभ किया लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी में। ठीक है मित्रों, जो विजयालय होते हैं ये स्वतंत्र शासक नहीं होते, याद रखिएगा। ये अभी थोड़ा बहुत सामंत के पद पर बने रहते हैं। ठीक है, फिर आप नोटिस भी कर सकते हैं, आदित्य प्रथम ने पल्लवों से पूर्ण रूप से मुक्त करवाया। इसका मतलब कि विजयालय के टाइम पीरियड पे पल्लव बने रहे होंगे, लेकिन विजयालय जी ने 9वीं 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, चोल साम्राज्य का फाउंडर माना जाता है, चोल एम्पायर का, इसे विजयालय को, क्योंकि इन्होंने नींव 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य में डाल दी थी। ठीक है, लेकिन जब आदित्य प्रथम आते हैं, इन्होंने पल्लवों का पूर्ण रूप से सफाया किया और इस प्रकार ये प्रथम स्वतंत्र शासक नियुक्त होते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चोलास डायनेस्टी कौन होते हैं? आदित्य प्रथम। ठीक है, एवं जब इन्होंने स्वतंत्र राजा बन गए, पल्लवों से पूरी तरह से मुक्त करवा दिया, इस प्रकार चोलों का स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इन्होंने चोलों का इंडिपेंडेंट जो किंगडम था उसकी घोषणा कर दी। कौन? आदित्य प्रथम। ठीक है मित्रों, आदित्य प्रथम ने जब पल्लवों पर विजय पाई, पल्लवों का इन्होंने विनाश किया या कहें पल्लवों को ध्वस्त कर डाला, तो इन्होंने एक उपाधि ली जिसका नाम है कोदंडराम। कोदंडराम ये टाइटल है आदित्य प्रथम का। इनकी बात खत्म। आगे बात करते हैं परांतक प्रथम की। परांतक प्रथम, मित्रों परांतक प्रथम की बात करूं, इनका टाइम पीरियड 907 से 955 ईस्वी तक था। ठीक है, इन्होंने एक टाइटल लिया मदुरई कोंड। मदुरई कोंड ये टाइटल है, उपाधि है
परांतक प्रथम की। इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ चोलास डायनेस्टी इन 9th-10th सेंचुरी। अब देखिए, ये संस्थापक हुए, ये प्रथम स्वतंत्र शासक हुए, ये वास्तविक संस्थापक हुए। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझने का रहता है कि इन्होंने तो केवल नींव डाली, ठीक है, मैंने चोल वंश की नींव डाल दी, मैं संस्थापक बन गया, फाउंडर बन गया। मेरे आगे आए आदित्य प्रथम, मैं आदित्य हूं, फिर आते हैं आदित्य प्रथम, ठीक है। आदित्य प्रथम जब मैंने नींव डाली तो उस समय मेरे समय पल्लव बने रहे। आदित्य प्रथम जब आते हैं तो इन्होंने पल्लवों को पूरी तरह से समापन कर दिया, प्रथम शासक हो गए। अब इन पर पल्लवों का कोई अधिकार नहीं रह गया, ठीक है। इस प्रकार ये फर्स्ट रूलर होते हैं और इनके समय ही पहला चोलों का स्वतंत्र समय चालू होता है, ठीक है, स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं, इंडिपेंडेंट किंगडम। इसके बाद क्या होता है कि जो आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम आते हैं, परांतक प्रथम वास्तविक संस्थापक बन जाते हैं, रियल फाउंडर बन जाते हैं चोल डायनेस्टी के लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में, ठीक है। संस्थापक तो मैं हूं, लेकिन परांतक प्रथम कौन है? वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, ठीक है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है क्योंकि परांतक प्रथम में के समय चोलों का थोड़ा सा और ज्यादा उत्कर्ष सामने आता है। प्रारंभ तो उत्कर्ष यहीं से हो गया, लेकिन परांतक प्रथम ने और ज्यादा उपलब्धियां पाई, इसलिए अपने और साम्राज्य का विस्तार भी किया, इसलिए इन्हें ऐसा कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ चोलास डायनेस्टी, ठीक है। तो ये बात हो गई परांतक प्रथम की। मित्रों, इन्होंने पांड्य शासक को पराजित किया, जो पांड्य राजा थे उनको पराजित किया, हराया, एवं एक युद्ध का नाम आता है 915 एडी में, लगभग डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। 915 ईस्वी में वेल्लोर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? वेल्लोर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ वेल्लोर। मित्रों, इसमें पांड्य राजा, पांड्य शासक एवं पांड्य शासकों के साथ श्रीलंका की संयुक्त सेना पराजित हो जाती है। देखिए, पांड्य राजा और श्रीलंका की सेना दोनों मिलकर किससे मिलती है? चोल राजा परांतक प्रथम से, लेकिन परांतक प्रथम इनको हरा देते हैं। अब देखिए होता क्या है, ठीक है। अब क्लाइमेक्स क्या होता है कि चोल और श्रीलंका के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चोल एवं श्रीलंका के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हो जाता है। कारण क्या बना? श्रीलंका ने पांड्य राजा का साथ दिया चोलों के विरुद्ध, तो अब संघर्ष तो स्वाभाविक था, स्ट्रगल तो होना ही था। मित्रों, 949 एडी में तो कोलम युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तो कोलम का युद्ध, बैटल ऑफ तो कोलम। नाम याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड से पराजित हो जाते हैं। उस समय राष्ट्रकूट भी तो चल रहा था, क्योंकि राष्ट्रकूट उधर चालुक्य से मुक्त हो गए और इधर चोल पल्लवों से मुक्त हो गए, तो लगभग इन दोनों का समकालीन शासन रहा। तो जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड होते हैं, तो कृष्ण थर्ड ने चोल राजा परांतक प्रथम को पराजित कर दिया, ठीक है। परांतक प्रथम वाज डिफीटेड बाय दी कृष्ण थर्ड। मित्रों, इस हार से क्या हुआ, नुकसान क्या हो गया चोलों को, कि जो उत्तरी भाग था चोल साम्राज्य का, चोल एम्पायर का जो उत्तरी भाग था, जो नॉर्थ एरिया था, नॉर्थ एरिया में मुख्यतः कौन से क्षेत्र आते थे? कांची और तंजौर, कांची, तंजावुर या कहे तंजौर, ये अब राष्ट्रकूट में चले गए। कहां चले गए? राष्ट्रकूट वंश में, ठीक है। एक अभिलेख है उत्तर मेरु अभिलेख। उत्तर मेरु अभिलेख या कहें इंस्क्रिप्शन किससे संबंध रखता है? ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। वो परांतक प्रथम, या कह सकते हैं कि उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन अर्थात अभिलेख या कहें रिकॉर्ड किस वंश से संबंधित है? चोल डायनेस्टी से। किस राजा से संबंधित है? परांतक प्रथम से। क्लियर है? ठीक है। एक चीज और है कि ये जितने भी साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के राजवंश है ना, इन राजाओं के मंदिर, इनके द्वारा बनवाए गए मंदिर जरूर याद रखिएगा। हर कोई राजा, प्रत्येक राजा ने कोई ना कोई मंदिर जरूर बनवाए, ठीक है। जैसे परांतक प्रथम ने नटराज मंदिर बनवाया। कौन सा? नटराज टेम्पल बनवाया। कहाँ बनवाया? चिदम्बरम में। कहाँ? चिदम्बरम में नटराज टेम्पल बनवाया।
नटराज किसका रूप माना जाता है? भगवान शंकर का। इस प्रकार ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो परांतक प्रथम थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, शैव उपासक थे, वर्शिपर ऑफ शैविज्म, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखिएगा थोड़ा सा मित्रों, 953 से 985, 953 टू 985 एडी, अर्थात लगभग 32 वर्ष। इन 32 वर्ष का गैप हो जाता है। कितने का? 32 वर्ष का गैप हो जाता है, ठीक है। मैंने यहां लिखा क्या? 955 के बाद राजराज सामने आते हैं लगभग 985 में। लेकिन अब ये जो 32 वर्ष का गैप हो गया, ये इसमें वंशावली अनिश्चित है। इसमें वंशावली जो लिनिएज था किसका? चोल डायनेस्टी का, चोल वंश का, वो सामने नहीं आया कि कौन से राजा होते हैं परांतक प्रथम के बाद। तो ये इसका इतिहास सामने नहीं आता है। इसे चोल इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है, डार्क एज ऑफ चोलाज हिस्ट्री, ठीक है। तो ये 32 वर्ष थोड़ा सा अंधकार में रहा चोलों के इतिहास में। अब अगले राजा होते हैं राजराज प्रथम, राजराज फर्स्ट, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम जो था अरिमोली वर्मन, अरिमोली वर्मन था, ठीक है। इनकी उपाधियां भी देख लेते हैं। हर कोई राजा कोई ना कोई उपाधि जरूर लिया, कोई ना कोई मंदिर जरूर बनवाया, ठीक है। साउथ इंडिया के दृष्टिकोण से जितने भी राजवंश हुए उनकी मंदिर उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अवश्य याद रखिएगा। मित्रों, उपाधि की बात करूं तो जो राजराज प्रथम थे इनकी उपाधि है पहली कलमरुत, कलमरुत। अगले हैं जयगोंद देव, जयगोंद देव एवं इंपॉर्टेंट उपाधि टाइटल चोल मार्तंड, वेरी इंपॉर्टेंट। चोल मार्तंड किसकी उपाधि है? राजराज प्रथम की, ठीक है। राजराज प्रथम ने अपनी पहली कैपिटल कहां बनाई? तंजावुर, जिसका दूसरा नाम तंजौर, अन्य नाम तंजाय। ये विजयालय के समय भी बनी रही, जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, ठीक है, यहां भी बनी रही। लेकिन राजराज प्रथम ने जो दूसरी कैपिटल बनाई, जो दूसरी राजधानी बनाई, वो पोलन्यरुवा थी। कौन? पोलन्यरुवा थी। इतना नाम, इसका नाम बस याद रखिएगा कि इसकी सेकंड राजधानी थी। इनके विजय अभियान की बात करता हूं, ये बहुत सफल हुए हैं। इनके समय में चोलों का जो चोल साम्राज्य था, एम्पायर था, बहुत ज्यादा विस्तार कर लेता है, ठीक है। इनकी विजय अभियान की बात करूं, देखिए कितने विजय इन्होंने, विक्ट्रियां प्राप्त की, ठीक है। इन्होंने चेर नौसेना, चेर डायनेस्टी में नौसेना थी, नेवी आर्मी थी। कौन सी आर्मी? नेवी, ठीक है। तो चेर नौसेना को एक कौन से स्थान पर? कंडलूर में पराजित कर दिया। ये एक स्थान है कंडलूर में। यहां पर राजराज प्रथम ने चेर नौसेना को, जो चेर डायनेस्टी की नेवी थी, उसको पराजित किया। और पराजित करने के बाद एक टाइटल लेते हैं, उपाधि लेते हैं, सराय कल मरुत, कंडलूर सराय कल मरुत, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में, लेकिन थोड़ा सा याद करिएगा, शायद हो जाएगा, ठीक है। फिर एक महत्वपूर्ण विजय है, इंपॉर्टेंट विक्ट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट श्रीलंका विक्ट्री। श्रीलंका की ये विजय कर लेते हैं, श्रीलंका फतेह कर लेते हैं। श्रीलंका का जो संघर्ष प्रारंभ होता है चोल वंश से, वो परांतक प्रथम के साथ के समय हो जाता है, क्योंकि परांतक प्रथम जब पांड्य शासक से लड़ रहे थे, तब श्रीलंका की सेना ने पांड्य शासकों का सहयोग किया परांतक के विरुद्ध, परांतक प्रथम के विरुद्ध अगेंस्ट। इससे चोलों का संघर्ष श्रीलंका से प्रारंभ हो जाता है। जो चोलों का स्ट्रगल था वो श्रीलंका से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन राजराज प्रथम ने तो श्रीलंका पर अटैक किया, आक्रमण किया और श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली, विक्ट्री प्राप्त कर ली, ठीक है। और सबसे बड़ी उपलब्धि राजराज प्रथम की, चोल राजा राजराज प्रथम की, जानते हैं क्या थी? उन्होंने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम, या कहीं कहीं इनका नाम महिम भी आता है, तो महेंद्र फिफ्थ को इन्होंने डिफीट किया, अर्थात महेंद्र फिफ्थ वाज डिफीटेड बाय द राजराज प्रथम, ठीक है, ओके।
इन्होंने श्रीलंका के एक शहर था, एक सिटी थी, एक नगर था जिसका नाम था अनुराधापुर। क्या नाम था? अनुराधापुर। अनुराधापुर को राजराज प्रथम ने नष्ट कर डाला। नष्ट करने के बाद इन्होंने, राजराज प्रथम ने श्रीलंका में एक नए चोल प्रांत की स्थापना की। ठीक है, एक नए चोल प्रांत की स्थापना की और उसका नाम क्या रखा? श्रीलंका में मुंडी चोल मंडलम। क्या? मुंडी, अलग अलग करके पढ़िए यदि ना आ रहा हो। मुंडी चोल मंडलम, मुंडी चोल मंडलम नामक प्रांत की, एक नए चोल प्रांत की स्थापना श्रीलंका में कर डाली राजराज प्रथम ने। आई होप इतना क्लियर। मित्रों, इन्होंने ये विक्ट्री प्राप्त करने के बाद, आफ्टर दिस विक्ट्री, उन्होंने एक टाइटल लिया, एक उपाधि ली। कौन सी? मुंडी चोल देव। मुंडी चोल देव, ये टाइटल उपाधि लेते हैं राजराज प्रथम आफ्टर विक्ट्री ऑफ श्रीलंका। मित्रों, इन्होंने कलिंग कहा था? उड़ीसा। तो कलिंग को भी जीता और लक्षद्वीप को भी जीता। देखिए, मतलब स्थलीय सीमा के अंदर तो लड़ ही रहे थे और जीते भी। श्रीलंका पहुंच गए समुद्र पार, वहां भी जीत हासिल कर ली। और पश्चिम में लक्षद्वीप था जो अरेबियन सी में था, अरब सागर में, उसको भी जीत लिया। ठीक है, इन्होंने बंगाल में उस समय पाल वंश चल रहा था। बंगाल में ये सीमावर्ती राजवंश थे। बंगाल में पाल डायनेस्टी थी। पाल वंश का राजा होता है महिपाल। कौन? महिपाल। महिपाल को भी इन्होंने पराजित कर डाला। ठीक है, और पराजित कर दिया जब पाल राजा महिपाल को, तो एक टाइटल फिर लिए, उपाधि लिए, उसका नाम था गंगैकोंड चोल। गंगैकोंड चोल। ठीक है, गंगैकोंड चोल एक टाइटल लेके उपाधि राजराज प्रथम आफ्टर द विक्ट्री ऑफ पाल डायनेस्टी। मित्रों, इन्होंने अपनी जो ये विजय चल रही है, इनकी जो विक्ट्रियां चल रही हैं, इनका समापन कहां से करते हैं, इनका एंड कहां से करते हैं? वो था मालदीव से। मालदीव को विजय करके इन्होंने अब युद्ध करना बंद कर दिया। मालदीव तक को इन्होंने जीत लिया। अब आप अनुमान लगाइए, गेस करिए, इतनी देश के अंदर तो ठीक है, पाल को भी हराया इन्होंने, चेर से नौसेना नेवी को हरा दिया और लक्षद्वीप जीता, कलिंग जीता, इवन बाहर जाकर चले गए, श्रीलंका और मालदीव को भी जीत लिया। तो समझिए इतनी विक्ट्रियों के बाद अब स्वाभाविक रूप से निश्चय है, निश्चित ही साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के समय हुआ। चोल डायनेस्टी का, चोल एम्पायर का जो सर्वाधिक विस्तार होता है, एक्सपांशन होता है, वो सर्वाधिक राजराज प्रथम के समय होता है। ठीक, इतना ठीक है। अब तीन चीज इनके बारे में जानिए। इन राजराज प्रथम के समय, या कह सकते हैं राजराज प्रथम ने दो तीन प्रथाओं को, कस्टम था या ट्रेंड कहें, इनका प्रारंभ किया। जैसे भूमि सर्वेक्षण का प्रारंभ किया इन्होंने और स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया। स्थानीय स्वशासन पर जोर देते हैं, ये दो चीज याद रखिएगा, भूमि सर्वेक्षण और स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया। फिर इन्होंने एक मंदिर बनवाई। प्रत्येक राजा ने कोई ना कोई मंदिर बनवाई, तो राजराज भी पीछे कहां हट सकते थे। ठीक है, तो राजराज प्रथम ने मित्रों बृहदेश्वर मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है, बृहदेश्वर का मंदिर, या कहें राजराजेश्वर मंदिर, अपने नाम पे ही बृहदेश्वर मंदिर, इसका कहीं कहीं नाम राजराजेश्वर मंदिर भी मिलता है। टेम्पल कहां है? तंजौर, अन्य नाम तंजावुर, अन्य नाम तंजाय। ये भी परांतक प्रथम की भांति शैव धर्मानुयायी थे, या कहें शैव उपासक थे, वर्शिपर ऑफ शैविज्म। ये बात हो गई राजराज प्रथम की। ये बात हो गई मित्रों राजराज प्रथम की। अब हम बात करेंगे अगले शासक राजेंद्र प्रथम की। चोल डायनेस्टी का समापन कर देंगे और चोल डायनेस्टी के समापन के बाद याद रखिएगा दक्षिण भारत के राजवंशों की समाप्ति। फिर से अपन चलेंगे राजपूत काल पे। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत बचा है, उसको भी कर लेते हैं। तो जो भी आंशिक पार्शियली रूप से बचा है, इसका समापन आज ही कर लेते हैं। मित्रों, अब हम अगले शासक, नेक्स्ट रूलर की बात करेंगे, जिनका नाम है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बारे में जानिए कि चोल शक्ति का ये चरम उत्कर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है?
चरम उत्कर्ष माना जाता है। अर्थात जो चोल पावर थी वो उनकी पावर का एक क्लाइमेक्स जो टाइम था वो राजेंद्र प्रथम के समय में सामने आता है। देखिए अंदाजा कैसे लगाएंगे कि ये चरम उत्कर्ष था। इनके विजय अभियान की बात करें, इनकी जो विक्ट्रियां थी, जो विक्ट्री इनने प्राप्त की कौन कौन सी थी, उस संदर्भ में बात करते हैं। जैसे राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंघल द्वीप को जीत लिया। सिंघल द्वीप का नाम श्रीलंका। जम्बू द्वीप किसे एवं किसने कहा, किस पुस्तक में कहा, यह कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, एक चीज और नोटिस करिएगा, इन्होंने महेंद्र फिफ्थ जो थे पंचम श्रीलंका के राजा, उनको इन्होंने बंदी बना लिया। याद रखिए श्रीलंका के साथ जो संघर्ष प्रारंभ होता है, स्ट्रगल स्टार्ट होता है चोल और श्रीलंका का अर्थात सिंघल द्वीप का, वो किसके समय प्रारंभ होता है, परांतक प्रथम के समय। जबकि राजराज प्रथम जब आते हैं, इनके जस्ट पहले राजराज प्रथम, तो क्या होता है, उन्होंने श्रीलंका में महेंद्र पंचम को ही पराजित किया था। हाँ, महेंद्र पंचम को ही पराजित कर दिया था राजराज प्रथम ने। इसके बाद मित्रों राजेंद्र प्रथम ने पराजित तो किया ही, साथ में बंदी भी बना लिया, द्वीप को जीत लिया, अर्थात कंकर्ड इंटायर सिंगल आइसलैंड एवं कैप्टिवेटेड दी महेंद्र फिफ्थ। ठीक है, महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। मित्रों चेर व पांड्य साम्राज्य को पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त कर दिया, पराजित कर दिया। कंप्लीटली चेर एवं पांड्य वाज कंप्लीटली डिफीटेड बाय द राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चेर व पहले तो पांड्य से संघर्ष चलता ही था चेरों से, लेकिन जब राजेंद्र प्रथम आते हैं इसका संपूर्ण रूप से नाश कर देते हैं। ठीक है, और चेर व पांड्य के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जो एरिया था इनका चेर एवं पांड्य डायनेस्टी का, उस पर राजेंद्र प्रथम ने अधिकार कर लिया एवं वहां पर अपने पुत्र का नाम क्या था, राजाधिराज को इस क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र, चेर व पांड्य के जो विजित क्षेत्र थे वहां पर महामंडलेश्वर अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। ठीक है मित्रों, इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने बंगाल में जब पाल डायनेस्टी चल रही थी उसी समय, तो उसका शासक होता महिपाल। कौन, महिपाल को भी पराजित कर दिया। और ये गंगा तट की विजय थी, गंगा रिवर की जो कोस्ट थी वहां पर इन्होंने ये विक्ट्री पाई और पाल शासक, पाल रूलर महिपाल पराजित हो गए। जब पराजित हो गए तो इस प्रकार राजेंद्र प्रथम ने एक नई राजधानी बनाते हैं। कैसे बनाई, उन्होंने एक नगर की स्थापना की, सिटी, जिसका नाम था गंगैकोंड चोलपुरम। इस नगर की स्थापना की महिपाल को हराने के बाद। ठीक है, एवं इसे नई राजधानी बना लेते हैं। इसके साथ ही इस उपलब्धि के अवसर पर जो ये अचीवमेंट्स होती है राजेंद्र प्रथम की, तो टाइटल ले लेते हैं, उपाधि लेते हैं। कौन सी उपाधि, गंगैकोंड चोल। मित्रों एवं इसी विक्ट्री के बाद ही राजेंद्र प्रथम ने एक विशाल तालाब की स्थापना की। ठीक है, बिल्ट द ह्यूज पॉन्ड, अर्थात विशाल तालाब की स्थापना की, अर्थात यह कहें निर्माण करवाया, और उसका नाम था चोल गंगम। ठीक है, चोल गंगम ये तालाब था, किसने बनवाया, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक, चोल साम्राज्य के अंतर्गत, चोल शासकों के अंतर्गत ये राजेंद्र प्रथम का प्रथम उत्तरी अभियान था। अर्थात ये ऐसे पहले शासक होते हैं चोल डायनेस्टी के, चोल वंश के, जिन्होंने पहली बार उत्तर का अभियान किया। हालांकि पाल राजा धर्मपाल से किसी का युद्ध हुआ था, कमेंट करिएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। तो पाल राजा धर्मपाल से युद्ध हुआ था, लेकिन वो संभवतः उत्तर में ना होकर राजेंद्र प्रथम स्वयं उत्तर जाकर ये अभियान पूर्ण करते हैं। इस प्रकार चोल डायनेस्टी के पहले शासक होते हैं, फर्स्ट रूलर होते हैं, जिन्होंने पहली बार प्रथम उत्तरी अभियान किया। अर्थात अरब सागर में इन्होंने जो सदमन द्वीप था, जो सदमन आइसलैंड था, ये अरब सागर में, अरेबियन सी में स्थित था, इस पर भी अधिकार कर लिया। और इस प्रकार ये प्रथम पश्चिमी अभियान भी कहा जाता है किसी चोल राजा का। अर्थात ये प्रथम शासक होते हैं पश्चिम में अभियान करने वाले, अरेबियन सी
वेस्ट में ही तो है, पश्चिम में, ठीक है। वहां पर सदमन द्वीप पर अधिकार करने वाले ये शासक हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शासक है, इसलिए इनको इतना पढ़ा रहा हूं। मित्रों, ये हो गई अरब सागर की बात। इधर साइड पूर्व में, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, वहां पर इन्होंने चोल झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का? चोल लेक, चोल झील का निर्माण करवाते हैं। अब इनकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विजय, महत्वपूर्ण जो विजय थी, वो कौन थी? कडारम की विजय। कडारम किसका नाम था? आधुनिक नाम क्या है कडारम का? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में उस समय शासन किसका था? श्रीविजय का। श्रीविजय नामक राजा का शासन था कडारम में, अर्थात इंडोनेशिया में। उनको भी ये पराजित कर देते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया पहुंच गए फतह हासिल करने, ठीक है। मित्रों, जो तुर्क आक्रांता था, जो तुर्क आक्रमणकारी था, जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था, इनके समकालीन था। क्या अर्थ होता है? समकालीन, ठीक है। राजेंद्र प्रथम के समय ही महमूद गजनवी का भी तुर्क में शासन चल रहा होता है, ठीक है। ये शैव संत, जो शैव मंक थे या कहे सेज थे, क्या नाम उनका? ईशान शिव। ईशान शिव के ये शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे, अर्थात डिसाइपल, शिष्य होते हैं, ठीक है। किसके? ईशान शिव के। ये बात हो रही है राजेंद्र प्रथम की। चोलों का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय ही होता है, अर्थात मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द चोलाज एम्पायर किसके समय? राजेंद्र प्रथम। मित्रों, इन्होंने उपाधि ली, एक उपाधि अभी ली गंगैकोंड चोल की, जबकि एक उपाधि, ये इंपॉर्टेंट है टाइटल, राजकेसरी। राजकेसरी किसने ली? राजेंद्र प्रथम में। नाम नहीं है, राज। अब बात करते हैं अगले शासक राजाधिराज फर्स्ट की। राजाधिराज प्रथम की मैं बात करूंगा। याद रखिए, इन्होंने चेर, पांड्य और श्रीलंका, अब देखिए, इन्होंने चेर और पांड्य को पूरी तरह से पराजित कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी साम्राज्य का जो उत्थान होता है, उद्भव होता है, वो अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो समापन भी धीरे धीरे होगा। हालांकि चेर मिल गए, पांड्य मिल गए और श्रीलंका मिल गया, 3 हो गए। पहले श्रीलंका ने पांड्य वंश का साथ दिया था, लेकिन अब इनका एक त्रिगुट बन गया, ठीक है। त्रिगुट बोले या थ्री फैक्शन बोले, क्या बोले? थ्री फैक्शन, फैक्शन मतलब गुट। तो 3 गुट बन गए, चेर, पांड्य, श्रीलंका। और इस गुट को तोड़ने में, ब्रेक करने में राजाधिराज प्रथम ने सफलता अर्जित की। मित्रों, कल्याणी के चालुक्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। कल्याणी के जो चालुक्य थे उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की और उपाधि कौन से लेते हैं? विजय राजेंद्र। टाइटल लिया विजय राजेंद्र। और इस विजय के उपरांत इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि चोल वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया? वो था राजाधिराज प्रथम। मित्रों, एक युद्ध का नाम आता है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। कोप्पम का युद्ध। कौन सा युद्ध? कोप्पम का युद्ध। इसमें राजाधिराज प्रथम एवं कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम, याद रखिए, राजाधिराज प्रथम एवं कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में राजाधिराज प्रथम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले इन राजा के पहले राष्ट्रकूट वंश से युद्ध हुआ, तो राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी कैसे आ गया? प्रश्न ये उठा, कल्याणी कैसे भिड़ने लगे? पहली बार यहाँ पे कल्याणी सामने आया चोल डायनेस्टी से संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए। याद रखिए, कल्याणी के चालुक्य के सामने कैसे आते हैं? राष्ट्रकूट का नाश करके, राष्ट्रकूट वंश की जगह। जब राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कौन होता है? रूलर, लास्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कर्क द्वितीय। कौन? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय का सामंत कौन था? फेडुलिस्ट कौन था? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। तो तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय की हत्या कर दी और राष्ट्रकूट की जगह कल्याणी के चालुक्यों की नींव डाली। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी। तो तैलप द्वितीय ने तो मान्यखेत बनाई राजधानी, कैपिटल, लेकिन आगे आने वाले शासकों ने राजधानी मान्यखेत से कल्याणी कर ली। इस प्रकार ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तो यही कह रहा हूं कि एक तरफ राष्ट्रकूट वंश का समापन हो गया, किसने कर दिया? कल्याणी के चालुक्यों ने।
तो पहले राष्ट्रकूट भिड़े, अब कल्याणी के चालुक्य आ गए, तो कल्याणी के चालुक्य भिड़ने लगे। अब आगे बात करते हैं, अगले शासक हैं राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र प्रथम। ये तो राजाधिराज प्रथम की मृत्यु हो गई सोमेश्वर प्रथम से, तो अब ये छोटे भाई थे दरअसल। तो इन्होंने क्या किया कि कोप्पम की भूमि पर, कहां युद्ध हुआ था, कोप्पम युद्ध में, इनके भाई की मृत्यु यहीं पे हुई। तो राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने बदला लिया अपने भाई की हत्या का, रिवेंज लिया, बदला लिया, किससे, सोमेश्वर प्रथम से। और सोमेश्वर प्रथम को, फर्स्ट को उसी स्थान पर पराजित भी कर दिया, अपने भाई का बदला ले लिया, ठीक है, कोप्पम भूमि पर ही पराजित कर लिया, ठीक है। और इस उपलब्धि के उपरांत ये अचीवमेंट जो प्राप्त करते हैं, इसके बाद आफ्टर दिस अचीवमेंट इन्होंने एक टाइटल लिया, उपाधि ली, जिसका नाम है प्राकेसरी। इन्होंने राजकेसरी ली राजेंद्र प्रथम ने, जबकि राजेंद्र द्वितीय ने प्राकेसरी ली, ठीक है मित्रों। फिर से कुडल संगमम के युद्ध होता है, जिसमें सोमेश्वर प्रथम पराजित हो जाते हैं। यदि ये युद्धों का नाम याद नहीं होता मत करिएगा, कोशिश करिए, हो जाए तो और अच्छी बात है। बाकी ये याद रखिए कि कौन से शासक किससे पराजित हुए। सोमेश्वर प्रथम 2 बार पराजित हो जाते हैं राजेंद्र द्वितीय से। अगले राजा हैं विजय राजेंद्र। अच्छा, विजय राजेंद्र एक किसी शासक ने उपाधि भी ली थी, राजाधिराज प्रथम ने। अब इसी नाम का एक शासक भी होता है। तो विजय राजेंद्र सामने आते हैं मित्रों। विजय राजेंद्र के बारे में कहा जाता है, कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने कुडल संगमम, इसी स्थान पर विजय राजेंद्र को युद्ध के लिए ललकारते हैं। किसके लिए, युद्ध करने के लिए, आओ तुम में हिम्मत है तो युद्ध करके मुझसे दिखाओ, जबकि वो 2 बार राजेंद्र द्वितीय से पराजित हो चुके थे, ठीक है मित्रों। लेकिन उसी समय सोमेश्वर प्रथम असाध्य रोगों से घिर जाते हैं, कई रोगों से घिर जाते हैं, और इस कारण उन्होंने ललकार तो दिया विजय राजेंद्र को, लेकिन स्वयं युद्ध भूमि पर नहीं पहुंच सके। इसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने पश्चाताप करने लगे, ठीक है। और पश्चाताप करने के क्रम में उन्होंने, सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर क्या ले लिया, समाधि ले ली। किसने, सोमेश्वर प्रथम ने। क्यों ले ली, क्योंकि इनसे युद्ध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, रोगों के चलते, जबकि ललकारा इन्हीं ने था, ठीक है। तो इनका मानना था कि मैंने ही ललकारा, और जब ये विजय राजेंद्र पहुंच गए और मैं नहीं पहुंच सका, तो पश्चाताप के चलते इन्होंने तुंगभद्रा रिवर पर क्या ले ली, समाधि ले ली। अच्छा, किस राष्ट्रकूट, एक प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी में ही समाधि ली थी, प्राण त्यागे थे, बताइएगा मित्रों। तो विजय राजेंद्र ने जब सोमेश्वर प्रथम समाधि ले लेते हैं, तो इस खुशी पर कि अब हम तो जीत ही गए बिना युद्ध लड़े, तो उसी नदी के तट पर, तुंगभद्रा रिवर जो थी उसके कोस्ट पर, तट पर एक विजय स्तंभ स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं, विजय स्तंभ स्थापित करते हैं, अर्थात इंस्टॉल विजय पिलर इन कोस्ट ऑफ तुंगभद्रा रिवर। इन्होंने उपाधि ली, टाइटल लिया राजकेसरी वीर राजेंद्र। राजकेसरी इन्होंने भी ली और इन्होंने भी ली, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वीर राजेंद्र। अगले शासक है कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग फर्स्ट। इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1017 से 1120 ईस्वी तक था, ठीक है मित्रों। प्रथम जो थे ये राजेंद्र द्वितीय थे। पहले इनका नाम क्या था, जब ये बेंगी के चालुक्य थे, उसी वंश के थे, तो इनका पहले नाम राजेंद्र सेकंड था। लेकिन कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग फर्स्ट की उपाधि लेकर, टाइटल लेकर ये चोल सम्राट बन जाते हैं, चोल राजा बन जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के समय से, इन्हीं के शासन से चोल और चालुक्य वंश की शुरुआत होती है। किसका स्टार्ट होता है, चोल एवं चालुक्य डायनेस्टी का प्रारंभ होता है इन्हीं के समय से, ठीक है मित्रों। आप जानते हैं कि चालुक्यों से झगड़ा होता था, इनकी लड़ाइयां, युद्ध होते थे इनके पूर्व। वो कहाँ के चालुक्य थे, वो कल्याणी अर्थात वातापी के चालुक्यों से इनका स्ट्रगल होता था, झगड़ा होता था। किंतु वेंगी के चालुक्यों के साथ चोल वंश के संबंध ठीक ठाक थे, मैत्रीपूर्ण थे। तो इससे ये स्पष्ट है कि वेंगी के चालुक्यों का संबंध चोल वंश से मैत्रीपूर्ण था मित्रों।
कुलोत्तुंग प्रथम की बात करूं तो इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी राजा, कलचुरी डायनेस्टी जो थी त्रिपुरी में थी, तो त्रिपुरी के कलचुरी राजा यश, कर्ण एवं चेर एवं पांड इन सभी डायनेस्टियों को पराजित किया। ठीक है, इन्होंने होयसल राजा, होयसल वंश कहाँ था इसकी बात बाद में करूंगा, अगले टॉपिक पर। डायनेस्टी थी ये दासमुद्रम में थी, इसकी पर चर्चा बाद में करेंगे। होयसल राजा विष्णुवर्धन से पराजित होते हैं। किससे डिफीट होते हैं? विष्णुवर्धन से। इन्होंने श्रीलंका, इनके समय में सबसे बड़ी बात यह रही कि जो श्रीलंका का राजा था उस समय जब कुलोत्तुंग प्रथम चोल सम्राट होते हैं, क्या नाम था उसका? विजयबाहु। विजयबाहु जब श्रीलंका का सम्राट होता है, श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने कुलोत्तुंग प्रथम के समय स्वयं को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अर्थात स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके पूर्व श्रीलंका गुलाम बन चुका था। महेंद्र पंचम को किसने बंदी बना लिया था? किस चोल राजा ने? बताइएगा। इनके समय की सबसे और एक उपलब्धि रही, अचीवमेंट्स रही कि इन्होंने सौदागर का अर्थात व्यापारी, तो सौदागरों का एक दूत मंडल या कहें व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है, अर्थात द मर्चेंट बोर्ड ऑफ चोलास सेंट टू चाइना किसने भेजा था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। मित्रों, कुलोत्तुंग प्रथम का एक विवाद था, मतभेद था। किससे? वैष्णव संत, जो वैष्णव शेष थे या कहें मंक थे, उनका नाम था रामानुज। क्या नाम था? रामानुज से इनका मतभेद था। क्या था? मतभेद था। तो जिसके कारण रामानुज ने श्रीरंगम छोड़ दिया था। पूछे आपसे कि रामानुज ने श्रीरंगम किससे मतभेद उत्पन्न होने के कारण छोड़ दिया था? वो कुलोत्तुंग प्रथम से। मित्रों, आप एक उत्तर दीजिएगा कि अलवार संत किसे कहा गया, नायनार या अलवार? या दूसरे तरीके से मैं प्रश्न पूछूं कि वैष्णव संतों को क्या कहा गया, अलवार या नायनार? कमेंट करिएगा। मित्रों, कुलोत्तुंग प्रथम के राज कवि थे, पोएट ऑफ स्टेट बोले या कहीं कोर्टली पोएट, उनका नाम था जयगोंदर। क्या? जयगोंदर। ये कुलोत्तुंग प्रथम के दरबारी कवि थे। इनकी एक रचना है कलिंग तुर्पणी। कलिंग तुर्पणी ये जयगोंदर की रचना है। अब बात करते हैं अगले राजा कुलोत्तुंग सेकंड, कुलोत्तुंग द्वितीय की। इनकी खास बात, एक चीज फेमस है, अब वही बस जानना है कि एक चिदम्बरम मंदिर से, चिदम्बरम टेम्पल बनी थी, वहां पर एक मूर्ति रखी थी। किसकी? गोविंदराज की। कुलोत्तुंग प्रथम अब गोविंदराज की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी। गोविंदराज की मूर्ति चिदम्बरम टेम्पल से उठवाकर समुद्र में फेंकवा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। ठीक है, फिर रामानुज ने क्या किया कि उस जो समुद्र में गोविंदराज की मूर्ति फेंकवा दी थी कुलोत्तुंग द्वितीय ने, तो समुद्र से निकलवा कर और कहाँ स्थापित कर दिया? तिरुपति मंदिर में, तिरुपति टेम्पल में स्थापित कर दिया। और आज वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वो तिरुपति बालाजी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये हो गई कुलोत्तुंग सेकंड की बात। मित्रों, कुलोत्तुंग थर्ड की बात करता हूं। कुलोत्तुंग जो थर्ड थे, ये अंतिम महान सम्राट थे, लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी। अंतिम नहीं थे, लेकिन अंतिम महान शासक थे। इनके बाद जो शासक हुए वो महान नहीं थे। ठीक है, इनका समय सीमा 1178 एडी टू 1206 ईस्वी तक था। अगले शासक होते हैं, मैं क्रम से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं क्रम से नहीं पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में चर्चा हो रही है। राजेंद्र थर्ड जो है ये अंतिम सम्राट होते हैं। कौन होते हैं? क्रम से कहने का मतलब 1 2 3 ऐसे क्रम के राजा नहीं है, तो सिस्टम से कुलोत्तुंग प्रथम के बाद ही ये आए हैं, फिर इनके बाद ये आए, लेकिन इनके बीच में और भी रहे होंगे, उनकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। राजेंद्र थर्ड जो है ये अंतिम चोल सम्राट होते हैं। ठीक है, द लास्ट रूलर या बोले लास्ट किंग ऑफ चोल डायनेस्टी कौन थे? राजेंद्र थर्ड। क्लियर है? मित्रों, 13वीं शताब्दी में पांड्य ने चोलों का दमन कर दिया। अब देखिए, चेर वंश पांड्य वंश हमेशा से भिड़ता रहा है चोल डायनेस्टी से, और अंततोगत्वा पांड्य वंश ने 13वीं शताब्दी में चोलों का दमन कर दिया, अर्थात चोलों को समूल विनाश करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, द पांड्याज रिफ्रेश द चोलास इन 13th सेंचुरी। ठीक है, अब कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, राजराज द्वितीय एवं राजराज द्वितीय एवं राजराज तृतीय की गणना जो होती है वो तमिल देव के रूप में की जाती है। किसके रूप में? तमिल। अगले हैं राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम।
इन तीनों शासकों ने अपने दूतमंडल चीन भेजे थे। कौन कौन? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम एवं कुलोत्तुंग प्रथम। सब में प्रथम है, ये देखिए यहाँ पे भेजा ना दूतमंडल। तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम, इन सभी ने, इन तीनों राजाओं ने दूतमंडल चीन भेजे थे। क्लियर है मित्रों? अगले राजा हैं अधिराज। एक शासक मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन उनके बारे में फैक्ट हमेशा पूछा जाता है कि किस चोल शासक को क्रुद्ध भीड़ ने मार डाला था। ठीक है, क्रुद्ध गुस्साई भीड़ ने मार डाला था। वो किस चोल राजा का को मार देती है? वो अधिराज थे। कौन से शासक? अधिराज। तंजावुर, आप जानते हैं तंजावुर का दूसरा नाम तंजौर या तंजाय भी था। ठीक है, इनका इसका वास्तुकार कौन था? तंजावुर का वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन था? उनका नाम था राजराज पेरुदकच्चन। राजराज पेरुदकच्चन। मित्रों, चोलों का प्रमुख बंदरगाह क्या कौन था? मेन पोर्ट था या कहीं मेन पत्तन जो था वो कावेरी पत्तनम था। क्या था? कावेरी पत्तनम। ठीक है मित्रों, चोल राजधानियों की बात की जाए कि कौन कौन से चोलों की बहुत सारी राजधानियां हुई, उनके नाम देख लीजिए, वो क्रम से हैं। पहले उरैयूर थी। उरैयूर कब की थी? ये संगमेश के टाइम की थी। फिर तंजौर विजयालय के समय बनी। फिर गंगई कोंड चोलपुरम हो गई। फिर कांचीपुरम हो गई। ठीक है, इस तरह ये 4 राजधानियां होती हैं। मित्रों, मैंने यहाँ पे उपाधियां लिख दी हैं क्योंकि उपाधियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मैंने एक जगह सब कुछ लिख दिया, कौन से राजा ने कौन सी उपाधि ली। जैसे विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि ली, राजेंद्र प्रथम ने राजकेसरी और वीर राजेंद्र इसकी उपाधि ली, टाइटल लिया। राजेंद्र सेकंड ने, राजेंद्र द्वितीय ने प्राकेसरी की उपाधि ली। कौन सी उपाधि? टाइटल लिया प्राकेसरी। आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की टाइटल लेते हैं, उपाधि लेते हैं कि राजराज प्रथम ने 3 उपाधियां ली, 2 उपाधियां ली, मुंडी चोलदेव एवं कंडलूर सालय कलमरुद। कंडलूर सालय कलमरुद। अगले हैं परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने कौन सी टाइटल लिया? वो मदुरई कोंड था। कौन सी टाइटल? मदुरई कोंड। ये हो गया चोल सम्राटों का समापन। अब हम चोलों की महत्वपूर्ण, अब चोल वंश की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे, राजनीतिक सामाजिक इन पर चर्चा करेंगे। चोलों का संपूर्ण रूप से समापन और दक्षिण भारत के राजवंशों का भी पूर्णतः से समापन होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। मित्रों, चोल सम्राटों के अध्ययन के बाद अब थोड़ा सा 2-3 स्थितियों के बारे में जानते हैं, विशेषताएं। जैसे चोल प्रशासन के बारे में थोड़ा जानते हैं। चोल प्रशासन, जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन था या कहें राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, अर्थात पॉलिटिकल स्टेटस क्या था। मित्रों, तो इस क्रम में हम चोल साम्राज्य जो था उसकी संरचना पढ़ेंगे, राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े कि उनका प्रशासन कैसे वितरित था। तो सबसे पहले सबसे बड़ा होता था साम्राज्य या एम्पायर, साम्राज्य। उसके बाद मंडलम होते थे। मंडलम किनको कहा जाता था? प्रांतों को, डोमेन। कितने प्रांत थे? 6 प्रांत थे। ठीक है, इसके बाद होता था वलनाडु या कहें कोट्टम या कहें कमिश्नरी। इसके बाद होता था नाडु। नाडु का अर्थ होता है, नाडु कौन थे? जिला था, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद कुर्रम होता था, कुर्रम के बाद ग्राम, अर्थात प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी यूनिट थी वो विलेज थी, ग्राम। और सबसे बड़ी मंडलम, प्रांत। ठीक है, अब प्रशासनिक शब्दावलियों के बारे में जानते हैं। यदा कदा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका अर्थ क्या है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी के बारे में देखें तो सबसे पहले पेरुनंदम, पेरुंदरम क्या होता है? चोल उच्चाधिकारी, अर्थात जो सुपीरियर ऑफिसर होता था उसे पेरुदंडरम कहते थे। क्या कहते थे? पेरुंदरम कहते थे। अगला है सेरुंदरम। सेरुंदरम का अर्थ होता है निम्न अधिकारी, अर्थात लोअर ऑफिसर। ठीक, इसके बाद उर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उर और सभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उर का अर्थ होता है साधारण लोगों की सभा या कहें समिति, साधारण लोगों की, अर्थात कमेटी ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, बड़े गांव जब, जो ये छोटे गांव में थे, यदि मान लीजिए कोई बड़ा गांव होता था तो उसमें 2 सभाएं होती, 2 उर होते थे। उर का अर्थ क्या होता है? साधारण लोगों की सभा या समिति।
फिर इसके बाद होता है सभा, उसका दूसरा नाम महासभा भी कहते थे उसको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ब्राह्मण ग्रामों की सभा होती थी, जिस गांव में ब्राह्मण होते थे उनकी सभा होती थी। ठीक है, सदस्य क्या कहलाते थे? महासभा या कहीं सभा के जो मेंबर होते थे उन्हें पेरुमक्कल कहते थे। क्या कहते थे? पेरुमक्कल। इसके बाद है नगरम। क्या? नगरम। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। नगरम जो है ये नगर के व्यापारियों की सभा थी, नगर के व्यापारियों की सभा थी, या कहें असेंबली, या कहें एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स या मर्चेंट्स। इसके बाद पूग। पूग क्या था? ये शिल्पियों की सभा थी। क्या थी? शिल्पियों की सभा थी। ठीक है, इसके बाद विदयाधिकारी। क्या? विदयाधिकारी। ये जो था ये प्रेषण लिपिक था। कौन था? प्रेषण लिपिक था, अर्थात डिस्पैच क्लर्क, प्रेषण लिपिक। अगला है परेल। परेल का अर्थ होता है अछूत, जो छूने योग्य ना हो, नॉन टचेबल। ठीक है, ये शब्दावलियां याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद राजनीतिक स्थिति की चर्चा करने के उपरांत अब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में जानते हैं। मित्रों, आर्थिक स्थिति के अंतर्गत राजस्व की बात करते हैं, रेवेन्यू की। मित्रों, चोल साम्राज्य में जो आय का मुख्य स्रोत था, मेन सोर्स ऑफ द इनकम, वो राजस्व था, रेवेन्यू था। ठीक है मित्रों, एक शब्द है कडिमय। क्या? कडिमय। कडिमय का अर्थ होता है राजस्व या कहें कर, रेवेन्यू और टैक्स। मित्रों, ये जो होता था कडिमय या कहें कर जो होता था, टैक्स, कितना होता था? उपज का 1/3 भाग। उपज का 1/3 भाग, अर्थात 1/3 पार्ट ऑफ द यील्ड, अर्थात उपज का 1/3 भाग। अब कुछ भूमियां थी, लैंड थी, टाइप्स ऑफ लैंड, किस अलग अलग प्रकार की भूमियां थी। जैसे प्रभुमान्यम। प्रभुमान्यम जो थी ये कैसी भूमि थी? जिस पर राजा का स्वामित्व होता था, राजा का अधिकार होता था, ऐसी भूमि को प्रभुमान्यम कहा जाता था चोल साम्राज्य में। ठीक है, द लैंड ऑन बाय द किंग। अगला है चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम अर्थात ब्राह्मणों को दान में दी गई, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि। कर मुक्त भूमि, टैक्स फ्री लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स। ठीक है, अर्थात ये अदमलत थोड़ा देखिए। ब्रह्मदेव जो था ये दान में दी गई भूमि होती थी, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, लैंड गिवन इन चैरिटी टू ब्राह्मण्स। लेकिन जो कर मुक्त भूमि होती थी वो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी, और दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव। टाइप की भूमि का देव प्रहार या कहें देवदान भूमि, यह मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। ठीक है, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। इसके बाद साला भोग। साला भोग भूमि जो थी यह विद्यालयों को दी गई भूमि होती थी, स्कूल्स को चैरिटी में दे दी जाती थी। इसके बाद वल्लयन। वल्लयन जो थी ये गैर ब्राह्मण किसान अर्थात नॉन ब्राह्मण फार्मर्स की ये भूमि होती थी। ठीक है, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण फार्मर्स। इसके बाद है पल्ली चंदनम। क्या? पल्ली चंदनम अर्थात जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये हो गई बात टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकारों की। थोड़ा उद्योग देखिए, ये जो चोल साम्राज्य था, चोल एम्पायर था, तो उसका सबसे प्रमुख उद्योग जो था वो धातु उद्योग था, मेटल इंडस्ट्री, धातु उद्योग था। ठीक है, बस इतना ही जानिए। एक शब्द आता है कलुंज। क्या? कलुंज। कलुंज जो था ये स्वर्ण सिक्का था, गोल्ड कॉइन था। गोल्ड कॉइन को चोल टाइम पे क्या कहा जाता था? कलुंज। इसके बाद चोलों का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह होता था, मेन पोर्ट होता था या कहीं मेजर पोर्ट, वो कावेरी पत्तनम था। इसके बाद एक और है, जो धान की फसल थी, धान अर्थात पैडी। ठीक है, तो आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार था या कहें वस्तु विनिमय का आधार था। ठीक है, आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार था, अर्थात बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कॉमन गुड्स। ठीक है, आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार था या कहें वस्तु विनिमय का आधार था। क्या? धान। चोल टाइम पे कुछ व्यापारी समूह होते थे, मर्चेंट्स या कहें ट्रेडर्स ग्रुप होते थे, जैसे वलंजियर। क्या? वलंजियर एवं
नानादेशी, इंपॉर्टेंट है, नानादेशी एवं मणिग्रामन ये मर्चेंट्स ग्रुप थे, व्यापारियों के समूह थे, वर्ग समूह थे। ठीक है, अभी थोड़ा सा और है, धैर्य रखिए, अभी समापन किए देते हैं। ठीक है, छोड़ना भी तो कुछ नहीं है मित्रों। आगे है चोल साहित्य, चोल लिटरेचर के बारे में बात करें तो जो चोल काल था, जो टाइम पीरियड था चोलों का, वो तमिल कवियों का स्वर्ग कहा जाता है, हेवन ऑफ तमिल पोएट्स, तमिल कवियों का स्वर्ग चोल काल को कहा जाता है। ठीक है, और चोल काल में जो टाइम पीरियड था इनका, तो सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे, जो मोस्ट फेमस पोएट थे, वो जय गोंदर थे। कौन थे? जय गोंदर। और अभी अभी मैंने बताया कि ये किसके राज कवि थे? कुलोतुंग प्रथम के पोएट ऑफ स्टेट थे, या कहें कोर्टली पोएट थे, या कहें राज कवि थे। इनकी एक रचना है कलिंग तुरपणी। कौन सी? कलिंग तुरपणी। अब आता है अब आती है बात तमिल त्रिरत्न, तमिल साहित्य के 3 रत्न, त्रिरत्न ऑफ तमिल लिटरेचर। उनके नाम याद रखिए, कंबन, कोट्टन, पुंगलेदी। कंबन, कोट्टन और पुंगलेंदी, ये तीनों, इन तीनों के सम्मिलित रूपों को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। इन कंबन की रचना है रामावतारम। क्या है? रामावतारम। और तमिल रामावतारम जो है, ये तमिल रामायण कहा जाएगा, तमिल लैंग्वेज की रामायण कही जाती है। ठीक है, तमिल भाषा में तमिल रामायण की रचना किसने की? अर्थात रामावतारम की रचना कंबन ने की। ये किसके दरबार में रहते थे? कुलोतुंग थर्ड, कुलोतुंग तृतीय के दरबार में कंबन रहते थे। ये सब याद रखना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। कोट्टन की रचना देखिए, पिल्लई तमिल। कौन सी रचना है? पिल्लई तमिल। और पुंगलेंदी की जो रचना है वो नलवेम्बा, नलवेम्बा। ठीक है, जिस प्रकार तमिल साहित्य के 3 रत्न होते हैं मैंने बताया, उसी प्रकार कन्नड़ साहित्य के भी 3 रत्न हैं, त्रिरत्न, त्रिरत्न ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। कौन कौन से? पंप, पोन्न, रन, पंप, पोन्न, रन। ठीक है, ये तीनों को सम्मिलित रूप को कन्नड़ त्रिरत्न कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पंप किस भाषा के कवि थे? तो कन्नड़ भाषा के। कन्नड़ त्रिरत्नों में शामिल कौन है, कौन नहीं था? इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो ये पढ़ना आवश्यक है। इनकी रचनाएं देखिए, पंप की आदि पुराण, पंप की आदि पुराण, पौन्य की शांति पुराण, पौन्य की शांति पुराण, और रण्य की अजित पुराण, अजित पुराण। मित्रों, खास बात ये है कि ये जो तीनों पुराण है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है, जैनिज्म से रिलेटेड है ये तीनों पुराण, याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं चोल कला की, आर्ट की, है ना मित्रों। चोल टाइम था, जो चोलों का जो टाइम पीरियड था, याद रखिए, द्रविड़ कला मंदिर शिखर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, चोल टाइम पे जो द्रविड़ कला थी, मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, कला है, इनका अलग एक चैप्टर बनाऊंगा मैं। ठीक है, विस्तृत अध्ययन करवाऊंगा। तो जो द्रविड़ कला है मंदिर निर्माण की, अर्थात चोल द्रविड़ कला मंदिर जो थी, ये अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, इसका प्रारंभ कहां से हुआ मैं बता चुका हूं, आप बताइएगा। कभी आर्ट टेम्पल रीच्ड एट पीक, अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। मित्रों, एक मंदिर मैंने बताया जैसा कि राजराजेश्वर मंदिर, या इसी का दूसरा नाम बृहदेश्वर मंदिर है। मित्रों, इसकी खास बात यह है कि ये ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, और विश्व में पहला और एकमात्र ये एक ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया? वो थे राजराज प्रथम, या कहें राजराज चोल फर्स्ट। ठीक है कहाँ ये? तंजौर में, तमिलनाडु में। ठीक है, कब बनाए? लगभग 1000 एडी में, अर्थात 1000 ईस्वी में बना। मित्रों, एक महान साहित्यकार है पर्सी ब्राउन। कौन? पर्सी ब्राउन ने इस मंदिर में जो विमान बना है, अर्थात जो शिखर है इसका, ठीक है, उसे भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा है, या कहें भारतीय वास्तुकला का सार कहा है पर्सी ब्राउन ने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर को। ठीक है, स्पीचिंग या कहें एसेंस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है,
इसी प्रकार एक मूर्ति है नटराज की मूर्ति, चोल काल की है। नटराज मंदिर किसने बनवाया बताइएगा? चोलकालीन नटराज मूर्ति जो है, नटराज की स्टैचू जो है, इसे चोल मूर्तिकला का सार कहा जाता है। चोल मूर्तिकला का सार या कहीं निष्कर्ष कहा जाता है, अर्थात इसेंस ऑफ द चोलास स्कल्पचर। ठीक है मित्रों, जो नटराज की मूर्ति है उसका शेप कैसा है, आकृति, वो है क्वाड्रिलेटरल। कैसी है? चतुर्भुज है। क्वाड्रिलेटरल है अर्थात चतुर्भुज है। मित्रों इसी प्रकार अब थोड़ा सा शिल्प कला की बात करें क्या, क्राफ्ट आर्ट। ठीक है, कांसे की मूर्ति बनी थी, कांसे की मूर्ति नटराज की, यही नटराज मूर्ति कांसे की अर्थात ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि चोल काल में जो चोल कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो चोल टाइम जो ब्रॉन्ज स्टैच्यू हैं, कांस्य प्रतिमाएं हैं, वो संसार की उत्कृष्ट प्रतिमाएं मानी जाती हैं, अर्थात सबलाइन स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक अन्य मूर्ति है, स्टैच्यू प्रतिमा है तंजौर में। कहाँ है? तंजौर, तंजाय या कहें तंजावुर, तमिलनाडु में। वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता के साथ उनके चरणों पर हनुमान जी की एक मूर्ति है, जो एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है शिल्पकला का चोल काल में। चित्रकला की बात की जाए तो चित्रकला भी अच्छी स्थिति में थे। आर्ट ऑफ पेंटिंग जो है, इसमें सबसे खास बात यह है कि किन मंदिरों में चित्रकला सर्व उत्कृष्ट थी, वो था राजराजेश्वर मंदिर और चोलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया ये बताइएगा। ठीक है, अच्छा ये दो फैक्ट छूट गए थे, इनको देख लीजिए। बागान समिति जो थी चोल काल में, बागान कमेटी या कहीं काउंसिल, इसका काम क्या था? ये सड़कों की देखभाल करते थे, स्ट्रीट केयर थी। ठीक है, सड़कों की देखभाल करने का काम बागान समिति का था। ठीक है, एक शब्द आता है तनियर। तनियर, तनियर जो था ये बहुत बड़ा गांव जो होता था, छोटे गांव नहीं, जो गांव बहुत बड़े होते थे तो वो एक इकाई के रूप में शासित होते थे। कैसे? एक यूनिट के रूप में शासित किए जाते थे, अर्थात गवर्न एज अ यूनिट, गवर्न एज अ यूनिट, अर्थात बहुत बड़ा गांव जो होता था वो एक इकाई के रूप में शासित होता था। ठीक है, वो तनियर कहलाता था। आज से ये हो गया, चोलों का उत्कर्ष भी हमने करवा डाला। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दक्षिण भारत के राजवंश जो थे, डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आज इससे कुछ नहीं छूटा है। अब आगे जो पार्ट होगा वो हमारा होगा राजपूत टाइम, राजपूत एज पर, जैसे चौहान वंश, गहरवाल, गुर्जर प्रतिहार, सबका अध्ययन करेंगे। इसके बाद सीमावर्ती जो वंश थे, जैसे बंगाल में पाल वंश, पाल डायनेस्टी आ जाती है सामने, इनका भी अध्ययन करेंगे। फिर कश्मीर में जो 3-4 राजवंश थे, ये ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है आपका राजपूत काल, बाकी इसके बाद सब छोटे छोटे हैं, जल्दी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता भी मैं करवाने वाला हूं जल्दी। इस प्रकार एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का समापन बहुत ही जल्द होने वाला है और बहुत ही अच्छे ढंग से। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, नोट्स बनाते जाइए। मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।